सांगे वर्तमान अभिमानाने, मग भाग्य हे उजळेल उद्या कोणाचे, मग भविष्य हे उज्ज्वल से कोणाचे। महाराष्ट्र हे नाव जयाचे, महाराष्ट्र नाव हे जयाचे, जय हो त्या महाराष्ट्राचे, जय हो या महाराष्ट्राचे। सामर्थ्य महाराष्ट्र लोकीचे, समर्थ लोक महाराष्ट्राचे। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मंडळी नमस्कार. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जय महाराष्ट्र या कार्यक्रमामध्ये मी शिबानी जोशी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. मंडळी, माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये सध्या आपलं आयुष्य खूपच गतिमान झालेलं आहे आणि आपण त्याच्यावर जास्तीत जास्त अवलंबूनही राहायला लागलेलो आहोत. सायबर सुरक्षा म्हणजे नेमकं काय, त्यापासून आपण आपलं संरक्षण कसं काय मिळवायचं याविषयीची माहिती आपण आजच्या कार्यक्रमात जाणून घेणार आहोत आणि त्यासाठी आपण आमंत्रित केलं आहे महाराष्ट्र सायबर विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांना. नमस्कार यादव सर, आपलं कार्यक्रमामध्ये स्वागत. आत्ता मी म्हटलं तसं सर, सायबर गुन्हे किंवा सायबर जगत म्हणजे नेमकं काय याबद्दल लोकांच्या मनात एक कुतूहल असतं किंवा थोडासा संभ्रमही असतो आणि आज आपण अशा बातम्या रोज कुठे ना कुठेतरी ऐकतोय, वाचतोय. तर सर्वात प्रथम आपण सायबर गुन्हे म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचं स्वरूप काय असतं याबद्दल सांगाल का? सायबर क्राईमबद्दल लोकांना मनामध्ये फार गैरसमज आहे. कारण ऐसा आहे की साइबर क्रिमिनल की एक प्रतिमा लोगों के मन में है, जिसके प्रति वो समझते हैं कि कोई यंगस्टर है, कोई तरुण व्यक्ति है जो कि कीबोर्ड पर बैठा हुआ है, जैकेट पहन के, हुडी लगाकर, और फटाफट लोगों के सिस्टम्स हैक कर रहा है. लेकिन साइबर क्राइम का असली स्वरूप जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है. साइबर क्राइम एक बिजनेस बन चुका है, एक व्यवसाय बन चुका है, एक क्रिमिनल एक्टिविटी बन चुका है. अगर इस साल की फोर्ब्स की रिपोर्ट हम लोग पढ़ें तो हमें ये पता चलेगा कि साइबर क्राइम विश्व का सबसे बड़ा संगठित गुनाह बन चुका है. वो ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक ट्रैफिकिंग, काउंटरफीटिंग, अनेक तरह के विश्व के संगठित अपराधों को पीछे छोड़कर $6 ट्रिलियन तक का व्यवसाय कर चुका है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी से भी 2.5 गुना ज़्यादा है. तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, साइबर क्राइम अब एक संगठित अपराध के रूप में सामने आया है, इसलिए हमें इसके प्रति सचेत रहना चाहिए. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, एवरीथिंग जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, बैंक अकाउंट हो, पेस मेकर हो हार्ट में, आपका कार हो, फ्रिज हो, जिसमें भी इंटरनेट लगा हुआ है, वो चीज़ हैक की जा सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है. और आज के युग में हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें कि आपका फ़ोन भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, आपका घर भी, आपकी कार भी, ड्राइवरलेस कार्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं. लेकिन इन्हीं के साथ साथ साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ता हुआ आ रहा है. उससे कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र तरीका है साइबर क्राइम से बचने का. मैं साथ साथ ये भी सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यदि आप जागरूक हैं तो बड़े से बड़ा साइबर क्रिमिनल भी आपको किसी भी तरह से फ्रॉड नहीं कर सकता है. लेकिन यदि आप में जागरूकता की कमी है और आप लोगों को ऑनलाइन पद्धति पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं तो आप बहुत बड़े विक्टिम बन सकते हैं साइबर क्राइम के. एक केस मेरे पास आया था जिसमें एक महिला का जीवन भर की कमाई, लगभग 7 से 8 लाख रुपया, कुछ मिनटों या सेकंडों में साइबर क्रिमिनल्स ने उसके अकाउंट से निकाल लिया. इतना अधिक मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन और ये सब उसके जहन में आया, तो हमें पता चला कितना बड़ा नुकसान साइबर क्राइम कर सकता है. आता आपण सायबर गुन्ह्यांबद्दल बोललो, पण सायबर गुन्हे म्हटलं की सायबर सुरक्षा आलीच त्याच्याबरोबर. तर सायबर सुरक्षा ही नेमकी काय संकल्पना आहे?
देखिए, जब हम ट्रैफिक में जाते हैं अपनी कार को लेके या कोई रोड क्रॉस करते हैं तो हमारा रिस्क तो रहता है कि एक्सीडेंट हो सकता है या कोई ट्रक हमारे ऊपर से गुजर सकता है, फिर भी हम रोड पे चलना बंद तो नहीं कर देते। इसी तरह साइबर इंफॉर्मेशन हाईवे माझे साइबर का जो ट्रैक है, इंटरनेट का जो ट्रैक है, उस पे भी चलने के पहले हमें एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे कि जब हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जब हम स्कूटर में जाते हैं तो हेलमेट लगा के, सीट बेल्ट लगा के इत्यादि जाते हैं। इसी तरह से हमें साइबर हाइजीनिक बिहेवियर मतलब ऐसी सावधानियां लेनी चाहिए जिससे कि हमारी जर्नी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में बहुत सुगम हो सके। इसीलिए हमारा डिपार्टमेंट महाराष्ट्र साइबर विभाग इसी चीज़ में कार्यरत है। और जागरूकता एक सबसे बड़ा हथियार है साइबर क्राइम से, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसी फ़ोन कॉल्स आती हैं कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, हमें आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, कृपया अपने क्रेडिट कार्ड के सारे डिटेल्स दें, उसका पासवर्ड दें, उसका पिन दें। लेकिन एक छोटी सी बात वो विक्टिम भूल जाता है, कभी भी कोई भी बैंक आपके पासवर्ड, सीवीवी या पिन फोनवर कधीही मागत नाही। तो हे फार महत्त्वाचा विषय आहे की हमें जागरूक रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें अपने सिस्टम्स में ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि कोई वायरस या मेलेवलेंट प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर या सेल फोन पर ना आ सके। इसलिए कोई भी संशयित या किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा भेजी गई लिंक को हमें अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। वो क्लिक किया, इसका मतलब एक बाहर का प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में आ गया है या आपके स्मार्टफोन में आ गया है। आज भारत में लगभग 70 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। विश्व का नंबर 2 ऐसा कंट्री है जो साइबर क्राइम से अफेक्टेड है। जमतारा टाइप का एक शहर है रांची के पास, जहां पर पूरा वो शहर साइबर क्राइम करने में के बारे में मशहूर हो चुका है। और अभी रिसेंटली वहां पर 2 क्रिमिनल्स ने हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। इतना ज्यादा पैसा उन्होंने कमा लिया है साइबर क्राइम करके। बऱ्याच वेळा आपण या नंबरवर तिकडचेच नंबर बघतो की बिहारचा आहे किंवा उत्तर यस, प्रदेशचा आहे। तो वो जमतारा टाइप स्कैम्स, उसमें नेटफ्लिक्स में अभी एक नई फिल्म भी बनी थी जिसमें लोगों ने काफी तरह से उसमें समझाया गया है कैसे ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है इसके तहत। तुम्ही आता म्हणालात तसंच, त्यामुळे सायबर सुरक्षा राखण्यासाठी आव्हानं खूप आहेत। तर ही आव्हानं नेमकी काय आहेत? आव्हान फार मोठा आहे। कारण ऐसा है, साइबर वर्ल्ड एक असा वर्ल्ड आहे जिसमें फार जास्त गुमनामी आहे, एनॉनिमिटी आहे। कोण तुम्हाला मेसेज दिला है, कसा तुम्ही खात्री करणार? सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात है, इसमें एंट्री कॉस्ट नहीं है। ये क्राइम करने के लिए आपको कोई प्रिपरेशन या आपको कोई हथियार या ऐसा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप इसमें वीपीएन का वापर करके, आप मुंबई में बैठे होंगे लेकिन जब आपकी तहकीकात की जाएगी, अन्वेषण किया जाएगा तो ऐसा आप दिखा सकते हैं आप उज्बेकिस्तान में बैठे हैं। उसको वीपीएन बोलते हैं, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क। तो इस तरह की सुविधाएं इसमें है। और दूसरा फायदा बहुत ज्यादा है इसमें, आपका आर्थिक फायदा बहुत ज्यादा, कमी वेळात जास्त फायदा। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी साइबर क्राइम का बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि हमने यूक्रेन में देखा, रशिया ने उसके ऊपर हमला बोलने से पहले बहुत सारे रशिया के हैकर्स द्वारा उनके ऊपर साइबर हमले हुए, जिसमें उनके बाद पूरे देश की कई बार बिजली गुल कर दी गई। इस तरह के हमले बहुत नेशनल सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि यदि रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम हैक कर लिया जाए तो 2 ट्रेनें आपस में भिड़ सकती हैं। ना आपको बॉम्ब की जरूरत, ना आपको बुलेट की जरूरत, ना आपको मशीन गन की जरूरत। आपको सगळ्याच क्षेत्रामध्ये खूप लक्ष द्यायचं। इसीलिए हम लोग साइबर क्राइम में बोलते हैं बॉम्ब्स और बुलेट्स की बजाय बिट्स एंड बाइट्स से भी हमला किया जा सकता है। इसी तरह वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में अगर साइबर अटैक हो जाता है तो क्लोरीन की मात्रा 1% बढ़ा दी जाए तो वो पानी विष बन जाएगा और बहुत से लोग अपनी जान गंवा सकते हैं इस तरह के साइबर हमलों से। इसी तरह अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर्स को हैक कर दिया जाए तो बिना अनजाने में न्यूक्लियर हमले दूसरे कंट्रीज पे किए जा सकते हैं और बहुत लोगों की जान जा सकती है। इसलिए साइबर क्राइम से साइबर टेररिज्म में ना हम पहुंच पाए,
इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की महत्व को जानना चाहिए. बरोबर. म्हणजेच ह्याचे फायदे जसे आहेत त्याचं नुकसान सुद्धा आहे. म्हणजे त्याचा उपयोग आहे आणि गैरवापर सुद्धा केला जातोय त्याचा. पण मग यासाठी आता आपल्या सरकारने म्हणजे गृह मंत्रालयाने सुद्धा एक यंत्रणा उभारलेली आहे. तर ही यंत्रणा नेमकी कसं काम करते? देखिए, पहले भी मैंने आपको पूर्वी एग्जाम्पल दिला होता ट्रॅफिक का. बरोबर. रिस्क आहे, तुमचा रिस्क आहे, परंतु तुम्ही सावधानी घेत आहे, हेलमेट घालत आहे यानी सीट बेल्ट. इसी तरह से जब आप कंप्यूटर यूज़ करें तो आप अपने सुरक्षा करें. इसीलिए गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र साइबर विभाग की संकल्पना किया. महाराष्ट्र साइबर विभाग नोडल और एपेक्स एजेंसी है, मतलब शीर्ष की एजेंसी है सारे साइबर विषयों को एक साथ संगठित रूप में निपटने की, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे अन्य कोई मुद्दे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने की व्यवस्था हो. तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का हमने विकसित किया है. वो पोर्टल में आप जाएं, उसका एड्रेस आपको गूगल से मिल जाएगा, और यदि आपके ऊपर कोई भी साइबर क्राइम हुआ है उसकी रिपोर्टिंग आप अपने घर बैठे ईमेल के माध्यम से उस पोर्टल में दे सकते हैं. यदि आपने वो हमें रिपोर्टिंग दी तो हम उसमें अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे और साइबर क्रिमिनल्स को पकड़कर आपको न्याय दिलाएंगे. आपको अपने घर से भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है. ये एक बहुत बड़ी सुविधा है. घर बैठे ही आप अपनी परेशानी बता सकते हैं. दूसरी विषय ये है कि हमने एक हेल्पलाइन चालू की है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से, जिसके तहत आप तुरंत उस हेल्पलाइन में, अगर 1930 उसका नंबर है, उसमें अगर आप तुरंत अपनी कंप्लेन देंगे तो जहां पर भी आपका पैसा ट्रांसफर हुआ है वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा. तो आपका पैसा मिलने की शक्यता बढ़ जाएगी. 1930 1930 ये हेल्पलाइन का आप वापर कीजिए और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का वापर कीजिए. इसके अलावा हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अपने साथ लिया है, कई कंप्यूटर के तज्ञ को अपने साथ लिया है, बहुत सारे हमने सॉफ्टवेयर्स अपने पास मंगा लिए हैं, जिसके तहत हम इन क्राइम्स की उचित और प्रोफेशनल लाइन्स पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. मगाशी तुम्ही एक जागतिक आकडेवारी सांगितली, पण आपली आता महाराष्ट्राची सध्याची स्थिती काय आहे याबाबत? देखिए, महाराष्ट्र में साइबर क्राइम की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब नॉर्मल क्राइम के अपेक्षा साइबर क्राइम जास्त होणार. ये एक बहुत ही प्रबल संभावना आहे आजच्या युगमध्ये. तो ये महाराष्ट्र का अगर मैं आपको आंकड़ा देना चाहूँगा तो देश में लगभग 60 से 70 हज़ार साइबर क्राइम्स पर एनम हो रहे हैं आज की तारीख में, वर्षाला, जिसमें महाराष्ट्र का योगदान है 10,000 साइबर क्राइम का. मतलब लगभग 17 से 18% साइबर क्राइम महाराष्ट्र में हो रहे हैं. इसीलिए मुंबई को साइबर क्राइम राजधानी ऑफ इंडिया कहा जाता है. और ये वो हैं जो रिपोर्ट किए गए. बहुत सारे जो हमारे विक्टिम्स हैं वो कई बार अपनी साइबर क्राइम, जैसे उनके बैंक से थोड़े पैसे निकाल लिए गए, या उनके साथ किसी ने अश्लील व्यवहार कर दिया ऑनलाइन में, या उनके साथ हैरेसमेंट, साइबर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग वगैरह किया, तो वो रिपोर्ट नहीं करते हमें, जिससे कि ये आंकड़े एक तरह से कम दिख रहे हैं और ज़्यादा साइबर क्राइम का प्रमाण हो सकता है. आता तुम्ही बँकेचे फ्रॉड बऱ्याच वेळा सांगितलेत, तर ऑनलाईन खरेदीचं प्रमाण पण हल्ली खूप वाढलंय. म्हणजे हल्ली तरुण मुलं तर दुकानात जातच नाहीत, ऑनलाईनच खरेदी करत असतात, आणि त्यामुळे त्याच्यात फ्रॉड होण्याचंही प्रमाण वाढलेलं आहे. तर ऑनलाईन खरेदीच्या या सगळ्या याच्याबद्दल काय आपण काळजी घ्यायला हवी, किंवा ते प्रमाण कसं काय वाढलं याबद्दल काय सांगाल? देखिए, जब आप फिजिकल किसी दुकान पे जाते हैं तो आप उसके ऑथराइज्ड शोरूम में जाते हैं. जैसे कि आपको अगर स्पोर्ट्स के जूते खरीदने हैं तो आप नाइकी या एडिडास के ऑथराइज शोरूम में जाते हैं. लेकिन ऑनलाइन में हम गलती कर देते हैं कि हम ऑथराइज्ड वेबसाइट में ना जाते हुए हम संशयित वेबसाइट पे चले जाते हैं, क्योंकि वहां हो सकता है हमें डिस्काउंट मिल रहा है. तो अब जैसे कि अगर हम एडिडास का जूता खरीदना है तो हम किसी फुटपाथ की दुकान में जाएं तो हमें हो सकता है नकली माल मिल जाए. लेकिन अगर हम एडिडास की ही दुकान में जाएंगे तो हमें असली जूता मिलने की शक्यता ज़्यादा है. तो इसी तरह से ऑनलाइन में भी बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स ने अपने छोटे छोटी फुटपाथ की दुकानें खोल रखी. तो हमें वहां पर ना जाते हुए यदि हमें जो सामान खरीदना है उसके अधिकृत विक्रेता के पास जाएं, और वहां पर हमें फ्रॉड होने का कम चांसेस हैं. लेकिन हम अगर अनधिकृत विक्रेता के पास जाएंगे और अपना माल बुक करेंगे तो अपना हम
क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड सब उनकी वेबसाइट में दे देंगे। तो वो माल तो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि आपके भी अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे डिजिटली। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली सावधानी ये है। दूसरी सावधानी जो मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को, कि उनके सारे जो वेंडर्स होते हैं उनको एक हेल्पलाइन नंबर देना ज़रूरी है ऑनलाइन में भी। अच्छा, तो आप फ़ोन करके भी उसमें अपने खरीदी की खातिरी कर सकते हैं। तीसरा, हमें फिशिंग अटैक से बचना चाहिए। फिशिंग अटैक मतलब ये होता है कि हूबहू वैसी ही वेबसाइट बना देते हैं, जैसे अधिकृत विक्रेता है। अभी हमने एक केस सॉल्व किया मॉ ब्लैंक पेन का। अच्छा, मॉ ब्लैंक एक जर्मन का पेन है, बहुत ही विश्वस्त और बहुत प्रामाणिक पेन है वो, लेकिन बहुत महंगा है वो। तो उसमें किसी ने हूबहू मॉ ब्लैंक की वेबसाइट बनाई और ऑर्डर्स ले रहा था, अरे बाप, और लोगों को नकली मॉ ब्लैंक के पेन प्रोवाइड कर रहा था। और जो पेन के लिए वो 50,000 रुपए ले रहा है, उसमें वो 500 का पेन नकली उसको प्रोवाइड कर दे रहा था। तो जब लोगों ने हमारे पास आए तो हमने बताया ये फिशिंग अटैक है। उसमें moblank.com था शायद वेबसाइट, उसकी जगह उसने moblank.in करके। ऐसी बारीक लक्ष्य रखना बहुत ज़रूरी है, और हमें फिशिंग अटैक का शिकार नहीं होना चाहिए। इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बरोबर आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लैंगिक अत्याचार. म्हणजे एकमेकांना दिसत नसल्यामुळे खोटी ओळख वाढवणं आणि त्याच्यातून असे लैंगिक अत्याचार होणं, मानसिक सुद्धा अत्याचार होणं, ह्याचं प्रमाण खूप वाढलंय, प्रचंड वाढलंय आणि तरुणांचा जास्तीत जास्त कल असतो उपयोग करण्याकडे. तर या लैंगिक अत्याचारापासून सावधानता बाळगण्यासाठी सुद्धा काय करायला पाहिजे? लैंगिक अत्याचार एक फार मोठा विषय आहे सायबर क्राईमचा, आणि त्यांचा एक भाग आहे सेक्सटॉर्शन. सेक्सटॉर्शन म्हणजे काय? सेक्सटॉर्शन म्हणजे कि कई बार महिला या पुरुष दोस्ती बढ़ाकर ऑनलाइन पद्धति से ऐसी फोटोज़ या वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप से, जो आपके लिए बहुत शर्म का या सामाजिक शर्म का विषय हो सकता है, और फिर वो ब्लैकमेलिंग चालू करते हैं। और आपको मैं बता दूं, महिलाओं से ज़्यादा आजकल पुरुष इसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, पुरुष ही महिला बन के दूसरे पुरुषों को फंसाते थे। परंतु अब इस गैंग में महिलाएं भी आ गई हैं, और रियल महिला किसी पुरुष को फंसाने की कोशिश करेगा या कोई पुरुष किसी महिला को फंसाने की कोशिश करेगा। और यदि विश्वास वो कायम कर लेता है तो ऐसी फोटोज़, ऐसे वीडियोज़ उसको ऑनलाइन पद्धति से मिल जाते हैं। उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग करता है। इसमें मैं आपको बता दूं, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर सब फंस चुके हैं, इसके शिकार हो चुके हैं। एमएलए साहब को भी ऐसे फंसाने की कोशिश हुई, लेकिन वो हमारे पास आ गए तो हमने उन क्रिमिनल्स को पकड़ा। और ये सब क्रिमिनल्स हैं अनपढ़ लोग, जो कि राजस्थान के मेवाट और ऐसी जगह से हैं, जो कि बहुत छोटे शहर हैं। वहाँ से ये लोग ऐसा पद्धति चालू करे हुए हैं। जैसा कि आपने बोला, इससे मानसिक शोषण भी होता है। कई महिलाओं को मैंने देखा है सेक्सटॉर्शन का शिकार होकर, ऐसी केस स्टडीज है हमारे पास, उन्होंने सुसाइड तक कर लिया, आत्महत्या तक कर ली। सबसे बड़े एग्जाम्पल है डेनियल पेरी नाम का एक टीनेजर ने 2013 में आत्महत्या की, और मेगन मेयर करके एक अमेरिका की लड़की थी 14 साल की, उसने 2006 में आत्महत्या की, इसी लैंगिक कारण मानसिक छल की दुःख वजह से। फार फार महत्वाचं आहे ते. इसमें अपनी सोसाइटी का स्टिग्मा बहुत है। जैसे अगर किसी की ऐसी क्लिप आ जाती है तो उसको हमेशा ही गलत आदमी करार कर दिया जाता है। तो ये स्टिग्मा हटाना चाहिए, उसको एक विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए, और तुरंत उसको हमें पास एफआईआर करनी चाहिए, जिससे कि हम ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ सकें। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स को हमने पकड़ा है, और भी अगर पकड़ेंगे तो सेक्सटॉर्शन का प्रमाण कम हो जाएगा। नाही, पण अशा महिला येण्यासाठी पण घाबरतात. त्यांना वाटतं, बदनामीचं त्यांना भीती वाटते, की अशी आपली जर एखादी घाणेरडी क्लिप केली असेल तर आपले नातेवाईक काय म्हणतील, आपले मित्रमैत्रिणी काय म्हणतील, आणि म्हणून त्या बऱ्याच वेळा येत नाहीत आणि त्यांचे शिकार होतात. त्यांनी पैसे मागितले, चला देतात. तर अशा महिलांना तुम्ही काय सांगाल की त्यांनी आलं पाहिजे? सबसे आणि पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स एंड नेवर फॉरगिव्स। अगर हमें ये लगता है इंटरनेट में हम सेफ हैं, हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, ये गलत फहमी है। इंटरनेट कभी भूलता नहीं है और कभी माफ़ नहीं करता है। तो सबसे पहली सावधानी कि ऐसे अश्लील टाइप की फोटोग्राफ्स, वीडियो फिल्म्स हमें कभी इंटरनेट में नहीं डालनी चाहिए, किसी को भी नहीं, चाहे वो आपका जितना जवड़ चाहो, क्योंकि हो सकता है वो ना करे,
लेकिन एक मैन इन द मिडिल अटैक होता है कि बीच से ही वो डेटा निकाल के या उसके फोन से डेटा निकाल के वो आपकी ऐसे पिक्चर्स को वायरल कर सकता है। सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमें सेक्स टॉर्शन के विक्टिम्स को विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको उनके ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। हमें नए जमाने का अपराध है ये, तो नए जमाने का इसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए ना। आणि त्या महिलेने पण लाज नाही ठेवली पाहिजे यस, याच्याबद्दल। उनको तुरंत आकर ऐसी कंप्लेंट देनी चाहिए, उनसे कहिए यस हमसे गलती हुई है, और हमें समाज को भी उनके साथ देना चाहिए। हम तो उनका साथ देने को तैयार हैं। हम कभी भी किसी महिला से ये नहीं कहते हैं कि आपने गलत किया, या किसी पुरुष से भी नहीं कहते। आजकल पुरुषों को भी इसमें फंसाया जा रहा है। तो हम तो उनसे कहते हैं आप विक्टिम हैं, आप इस क्राइम के शिकार हुए और हम आपको न्याय दिलाएंगे। तो ये सोशल डीस्टिग्मेटाइजेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सोशल डीस्टिग्मेटाइजेशन एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, सध्या लहान मुलांकडे संगणक आलेले आहेत, कारण ऑनलाईन शिक्षणच झालेलं। म्हणजे जेव्हा पालक आपल्या मुलांना मोबाईल देत नव्हते, ते आता स्वतःहून देतात, घे बाबा घे, अभ्यास कर, बघ याच्यावर शिक। तर त्यांच्याकडे हातात हे आल्यामुळे त्या लहान मुलांची सुरक्षा हा पण आता एक खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। तर त्यासाठी पालकांनी, शाळांनी किंवा संघटनांनी काय प्रिकॉशन घ्यायला हवी आणि मुलांना याच्यापासून कसं काय वाचवायला हवं? देखिए, ये फार महत्त्वाचा मुद्दा है। प्रॉस भी है, कॉन्स भी आहे। ऑनलाइन कंप्यूटर देना, फोन देना मुलांना एक गरज आहे, परंतु उसके दुष्परिणाम हो शकत। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें सावधानी भी सिखानी चाहिए बच्चों को और उनको जागरूक भी करना चाहिए। हम खुद लाज की वजह से कई बार उनको कई बातें नहीं बताते हैं, वो उनको बतानी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके साथ ऑनलाइन दोस्ती करने की कोशिश करे, आपका पासवर्ड मांगने की कोशिश करे, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मांगने की कोशिश करे, आपको झूठी सिंपैथी दिखाने की कोशिश करे, सोशल इंजीनियरिंग एक वर्ड है जिसके तहत लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास करा जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग हर महीने 2 एडवाइजरी निकालते हैं अपने ट्विटर हैंडल में। साइबर डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल में आप जाइए, आपको 2 एडवाइजरीज हर महीने मिलेंगी जो नए फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे। क्योंकि साइबर क्राइम एक अमीबा है, एक ऐसा जानवर है जो हर दिन अपना भेष बदलता है। तो आपको नए नए प्रकार के बारे में अगर जागरूकता नहीं होगी, आज जो हम बात कर रहे हैं हो सकता है 2 साल बाद इन बात का कोई वैल्यू ना रहे। इसलिए नए नए स्वरूप से साइबर क्राइम से कैसे लड़ा जाए उसकी एडवाइजरीज मैं आप सभी दर्शकों से कहता हूं, आप उनको देखिए। आपको साइबर क्राइम के बारे में बहुत नई नई बातें पता चलेंगी और वो आपके लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करेंगी। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा उससे रिलेटेड ये है कि हमें बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक बहस का विषय, लेकिन वो अभी गरज बन चुकी है। इसलिए हमको उनको देते वक्त सारी सावधानियां बतानी चाहिए और उनको ऐसी फिल्में दिखानी चाहिए जो साइबर क्राइम के प्रति उनको सचेत कर सके। चाइल्ड लॉक वगैरह लावायला लागतं। चाइल्ड लॉक वगैरह है, ऐसे नेट नैनी करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें जैसे ही बच्चे कोई अश्लील कंटेंट डाउनलोड करने की कोशिश करेगा या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, तुरंत लॉक कर देगा। ऐसे एप्लीकेशंस आ रही हैं। लेकिन उन एप्लीकेशंस से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है जागरूकता है। अगर चाइल्ड खुद अवेयर बन जाएगा, वरना उसको भी तोड़ने का दूसरा तरीका वो ढूंढ लेगा। इस तरह इस बात की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसको जागरूक बनाना, उसको समझाना। जैसे कि हम कुछ साल तक आप बच्चे को कार नहीं देते, लेकिन कुछ सालों बाद उसको कार मिल ही जाएगी। इसलिए उसको किस तरह ड्राइविंग करनी चाहिए, किस तरह से जागरूक रहना चाहिए, वो सिखाना ज़्यादा आवश्यक है। बरोबर आहे। आर्थिक गुन्ह्याबद्दल आपण फक्त सुरुवातीला थोडं नमूद केलं, पण त्याचं प्रमाण प्रचंड वाढतंय। म्हणजे बँकिंग इंडस्ट्रीमध्ये खोटे फोन येणं किंवा आता तुम्ही हे खरेदी करा आणि अशा तऱ्हेने फसवणूक, तर त्याच्याबद्दल सुद्धा आपल्या विभागातर्फे काय सांगता येईल आपल्याला लोकांना की तुम्ही काय काय सावधानता बाळगा? सबसे पहले मैं सर्व लोकांना एक महत्त्वाची सूचना देना चाहता हूँ। वो सूचना ये है कि कभी भी आपको फ़ोन कॉल से, जिसको हम लोग विशिंग अटैक बोलते हैं, मैंने आपको फिशिंग अटैक बताया, फ़ोन कॉल से लोगों को फंसाने को विशिंग अटैक बोलते हैं। विशिंग अटैक के तहत कभी भी कोई भी अधिकृत बैंक
आपसे पासवर्ड, सीवीवी और पिन नहीं मांगेगा। ये नियम बनाए हैं आरबीआई ने और साइबर डिपार्टमेंट ने। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपका पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी, पीए पिन ये मांग रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड है। तुरंत उसका फोन डिस्कनेक्ट कीजिए और साइबर डिपार्टमेंट के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे उसकी शिकायत लिखिए विद फोन नंबर। अच्छा, ये आपने किया तो 99% आप कभी भी फ्रॉड के शिकार नहीं बनेंगे। दूसरी सुरक्षा आपको करनी है, यदि कोई लिंक आ रही है, उसमें आपको लुभावनी लिंक आती है, जैसे एक आई लव यू वायरस की लिंक आती थी, जिसमें कोई बख्शीश मिलेगा, एक कोई आकर्षित महिला आपको लिख के भेजेगी आई लव यू, आपने क्लिक कर दिया तो आपके अंदर वायरस आ जाएगा फोन में। इसी तरह ये बख्शीश मिली है, इसको क्लिक कीजिए। इस तरह के लुभावने ऑफर्स में ना जाएं, पहले खातरी कर लें ये किस सोर्स से आया है, ये हमें लिंक वो सोर्स प्रमाणिक है या नहीं है। अगर प्रमाणिक ना है तो तुरंत मैसेज डिलीट करके उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर हमें रिपोर्टिंग पोर्टल में हमें आप रिपोर्ट कीजिए। हम उन क्रिमिनल्स को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लीगली उनसे डील करेंगे। तुम्ही आत्ता म्हणालात की जनजागृती हे सगळ्यात महत्त्वाचं हत्यार आहे, तर ही जनजागृती होण्यासाठी आपल्या विभागातर्फे काही विशेष उपक्रम किंवा विशेष काही योजना अशा राबवल्या जातात का? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हर माध्यम के द्वारा हम ऐसी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। एक उदाहरण है आज का इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू दर्शक देख लेगा, उसका साइबर क्राइम का विक्टिम बनने का चांसेस 99% कम हो जाएंगे, क्योंकि उसको कई जागरूक पॉइंट बहुत ही छोटे समय पर मिल जाएंगे। इसी के तहत मैंने इसी प्रोग्राम में आपको बताया, हर महीने हम 2 एडवाइजरी निकालते हैं जो नए प्रकार के साइबर क्राइम के विक्टिम ना बने। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोविड के दरमियान लोगों ने कहा आपको अगर ब्लड प्लाज्मा चाहिए तो इस वेबसाइट में आइए। वो ब्लड प्लाज्मा तो मिला नहीं, उनको उनका फोन ही हैक हो गया, मॉलवेयर उसके अंदर वायरस डाल के। इस तरह से नए नए जो सिचुएशन बदलती रहती हैं, जैसे आजकल यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उसके भी कई आपको यूक्रेन युद्ध की लाइव कवरेज देखिए, जैसे ही क्लिक किया आपके अंदर फोन में वायरस आ गया। इस तरह के नए नए प्रकार के साइबर क्राइम से बचने के लिए हम एडवाइजरीज भी छाप रहे हैं। उसके अलावा हमारे ऑफिसर्स और मैं स्वतः देश के प्रमुख न्यूज़पेपर्स में जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकमत वगैरह में हर हफ्ते हम आर्टिकल लिख रहे हैं। अच्छा। इसके बाद हम लोगों ने आज ही छोटे बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए 2 स्कूल के बच्चों को बुला के उनकी वर्कशॉप ली। अच्छा। जिसमें उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स, उनके बच्चे थे, उनको हमने साइबर क्राइम के बारे में बताया, कैसे वो अपने आप को सचेत रह सकें, बच सकें। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो आपको जागरूक रहना है और दूसरा अपने सिस्टम्स में एंटीवायरस सिस्टम कैसे लगाएं, अच्छा। अपने फायरवॉल्स कैसे लगाएं, इसके बारे में भी हम बताते हैं, जो टेक्निकल तरीके हैं ऐसे अटैक से बचने के लिए। बरोबर आहे। वृद्ध लोक जे असतात ती हे टेक्निकल याच्यात जायला तयार नसतात, ते म्हणतात जाऊ दे, आमचं जे काय जुनं पुराणं चाललंय ते चालू दे, पण वयोमानानुसार त्यांना पण घराबाहेर पडणं शक्य नसतं आणि त्याने उलट याचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे, पण ह्या अशाच गोष्टींमुळे ते घाबरतात, ते म्हणतात नको ना, त्यापेक्षा आपण स्वतःच जाऊया बँकेत किंवा स्वतःच जाऊया बिलं भरायला। तर वृद्धांसाठी तुम्ही काय सूचना करू शकाल? वृद्धांसाठी हे फार महत्त्वाचा विषय आहे, क्योंकि हमारे एक सर्वे के अनुसार लगभग 40% विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम आर सीनियर सिटीजन्स, वृद्ध लोक आहे। कारण असं आहे, टेक्नॉलॉजीचे विषयावर त्यांच्या ज्ञान या त्यांच्या अपडेशन, क्योंकि वो जिस एरा से हैं वहाँ उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनका अपडेशन नहीं हुआ है। इसलिए मेरा उनको 2 ही सुझाव है कि डिजिटल मेथड्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु वही 2 सावधानियां करें कि एक तो विशिंग अटैक के विक्टिम ना बने, अपनी कोई भी पासवर्ड ये सब, इसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की आवश्यकता और जागरूकता की आवश्यकता है। और दूसरा, किसी भी अपरिचित लिंक पर क्लिक मत करें। तीसरा, अपना पासवर्ड स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि ब्रूटल फोर्स अटैक से अगर आपने पासवर्ड कोई डिक्शनरी वर्ड और लेटर्स का बनाया है तो विद इन सेकंड्स ब्रेक हो जाता है। खूप जणांना आपलंच नाव ठेवण्याची सवय असते। ऐसे सिंपल पासवर्ड्स ना बनाएं, उसमें कॉमा, फुल स्टॉप बीच में लगा दें, बीच में स्पेशल कैरेक्टर हैश या अल्फा इस टाइप का डाल दें। मला वाटतं पासवर्ड बदलत पण राहायला पाहिजे ना सारखा? हाँ, समय समय पर बदलना चाहिए, लेकिन जब आपको शक हो तब तो बदल ही देना चाहिए। तो ये सब सावधानियां, छोटी छोटी सावधानियां हैं, जिसमें काही तकनीकी ज्ञानची आवश्यकता नाही आहे, फक्त कॉमन सेन्सची आवश्यकता आहे आणि जागरूकताची आवश्यकता आहे।
तो सीनियर सिटीजन्स पर सुद्धा लागू होता है, यानी अन्य सिटीजन्स पर भी, नेटिजन्स जिनको हम बोलते हैं, उन पर भी ये लागू होता है. पण आता दुर्दैवाने कोणाच्या बाबतीत अशी घटना घडलीच, सायबर गुन्हा झाला त्यांच्याकडे, तर त्यांनी दाद कुठे आणि कशी मागायची? हाँ, एक तो मैंने आपको बताया, घर बैठे आप नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल पोर्टल पर जा सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं विद योर फोटोग्राफ्स जो आपके साथ हुआ है, उनका स्क्रीनशॉट्स लेकर हमें आप दे सकते हैं. दूसरा, हमारा 1930 हेल्पलाइन पर आप 1930 में लाइए, हमारा ऑफिसर आपका ध्यान देगा. तीसरा, आप निकटतम साइबर पुलिस स्टेशन पर जा सकते हैं. जैसे मुंबई में 6 साइबर पुलिस स्टेशन हैं और एक हमारा महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में. वहाँ जाकर अपनी आप शिकायत लिखवा सकते हैं. ये तीनों तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, या फ़ोन से कर दीजिए, या आप खुद जाकर कर दीजिए. लेकिन रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सायबर क्राईम को ख़त्म कर पाएंगे, कम कर पाएंगे. बरोबर. तुम्ही आत्ता सर खूप उदाहरणं दिलीत की तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या केस आल्या आणि तुम्ही त्या सॉल्व्ह केलेल्या आहेत. खूप चांगल्या आपल्याला यश मिळालेलं आहे महाराष्ट्र गुन्हे सायबर विभागाला. पण अशा काही महत्त्वाच्या उपलब्धी आपल्या विभागाच्या सांगू शकाल का, की आपण अशा गोष्टी केल्या त्यामुळे आपण खूप लोकांचं जे आपण सावधानता बाळगू शकलो? एक महत्त्वाची उपलब्धी आजच केली आहे आम्ही. अच्छा. आम्ही स्टुडंट्सला जागरूकता मोहीममध्ये सामील केलेलं आहे. अच्छा. आणि हे मोहीममध्ये फेसबुक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम के रिप्रेझेंटेटिव्स, त्यांचे लीगल टीम वगैरह सुद्धा आमचे पार्टनर केले आहे. तो इससे फ़ायदा ये हुआ है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सर्वात मोठे जगामध्ये सर्वात मोठे प्लेटफॉर्म्स हैं. तो सब मिलकर अगर साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास करेंगे, ये फार मोठा अचीवमेंट आहे. आणि देश का ऐसा पहली वर्कशॉप आजच आम्ही आयोजित केली होती. दूसरा, आम्ही कॉपीराइट व्हायोलेशन्स पर फार मोठी कारवाई की आहे. थॉप टीव्ही म्हणून एक फ्रॉड वेबसाईट होती. त्यामध्ये सर्व कंटेंट्स, हॉटस्टारचे, सोनीचे सर्व डिजिटल कंटेंट्स फ्रीमध्ये या फार कमी पैसेमध्ये उपलब्ध होते. त्यांच्यावर कारवाई करके ऑनलाइन पायरेसी या कॉपीराइट ॲक्टचे व्हायोलेशन पर आम्ही फार मोठी कारवाई केली आहे. एक केस आम्ही केला होता, फार इंटरेस्टिंग केस होता, लिव्हिंग लिक्विड्सचा केस. लिव्हिंग लिक्विड्स म्हणजे ऑनलाईन शराबची डिलिव्हरी. त्यामध्ये शबाना आझमीने फिशिंग अटॅकच्या शिकार झाली होती. लिव्हिंग लिक्विड्सची नकली वेबसाईट बनवली होती आणि त्या शराबचा ऑर्डर दिला ऑनलाइन शबाना आझमीने. परंतु शराब तो आया भी नहीं, उनका पैसा भी डूब गया. तो उन्होंने ट्विटर पर कंप्लेन किया. हमने वो कंप्लेन लेके उन क्रिमिनल्स को पकड़ा है और ऐसे फिशिंग अटैक करने वाले लोगों पर कार्रवाई करी है. इसी के साथ साथ हमने अपने पूरे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स का अवलोकन किया और उसमें जितनी कमियां हैं जिससे उनको हैक किया जा सकता है विश्व के कहीं पर भी, वो कमियां हमने सब डिपार्टमेंट्स को बताई हैं ताकि वो अपनी कमियां, वेबसाइट्स की जो कमियां हैं, साइबर ऑडिट कराएं और फायरवॉल, एंटीवायरस को अपडेट करें जिससे कि उनके ऊपर अटैक ना हो सके. तो महाराष्ट्र साइबर सतत प्रयासरत है आपका साइबर एक्सपीरियंस को अच्छा सुखद करने के लिए. म्हणजे आता तुम्ही शबाना आझमींचं उदाहरण दिलत, म्हणजे इतक्या प्रसिद्ध व्यक्तीला सुद्धा होऊ शकतो, तर सर्वसामान्य माणसांची काय? नहीं, आज से 5 वर्ष पूर्वी लोकांना ऐसा अनुभव होता कि साइबर क्राइम किसी को होता होगा, हमें तो कोई मतलब नहीं है. आज हर एक कॉमन सिटीजन अफेक्टेड है. साइबर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग की वजह से तरुण लोग हैं आत्महत्या तक कर रहे हैं. अब अगर हम नहीं सचेत हुए तो बहुत जल्दी कोरोना की तरह एक साइबर क्राइम भी हमारे ऊपर अप्रत्याशित रूप से अटैक करेगा. बरोबर. शेवट सर, जाता जाता तुम्ही सामान्य माणसांना काय एक सल्ला द्याल किंवा काय सूचना द्याल की आपण काय काय सावधानता बाळगली पाहिजे ज्यामुळे आपण सायबर गुन्ह्यांचे शिकार होणार नाही? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि साइबर इंटरनेट की वजह से हमारा लाइफ बहुत सरल हुई है, बहुत सुगम हुई है. ई गवर्नेंस के माध्यम से हम अपनी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में दे सकते हैं. हम अपनी मांगनी ऑनलाइन वे में दे सकते हैं. हम अपने बिल्स भर सकते हैं. पहले हमें लाइनों में लगना पड़ता था अपने टेलीफोन बिल देने के लिए. आजकल हम कोई भी चीज़ टेलीफोन पे बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं. इससे हमारी लाइफ बहुत सरल हुई है, सुगम हुई है. परंतु इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें साइबर क्राइम के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है जिससे कि हमारा एक्सपीरियंस बिगड़ ना सके. क्या सावधानियां बरतनी है उसमें मैंने आपको पहले ही बताया.
तकनीकी सावधानियां ये होती हैं कि आपके फ़ोन में अच्छा एंटीवायरस सिस्टम होना चाहिए फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म, और दूसरा आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें साइबर ऑडिट होना चाहिए रेगुलर, और साथ ही साथ आपकी फायरवॉल्स अपडेटेड है या नहीं है, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेटेड है या नहीं है, ये देखना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो अंग है वो आपको जागरूक रहना चाहिए, जिससे कि आप फिशिंग और विशिंग अटॅक के भागीदार ना बन सके। म्हणजे या दोन खूप साध्या साध्या गोष्टी आहेत, त्या आपण जर रोज डेली म्हणतो तसं आपला जर मोबाईल आणि इंटरनेट अपडेट करत राहिलो, त्याच्यावर थोडंसं लक्ष राहिलं तरी आपण हे सायबर गुन्हेपासून खूपच स्वतःला वाचवून घेऊ शकतो। भविष्यातल्या अजून काही आपल्या योजना आहेत का की नवीन काही आपल्याला करायचं आहे? जी हाँ, बहुत सारी हमारी योजनाएं। एक तो हम साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम एक बहुत ही विश्व स्तरीय फैसिलिटी का निर्माण कर रहे हैं कि कहीं पर भी साइबर क्राइम या साइबर थ्रेट होता है, तुरंत हमारी टीम विद बेस्ट एक्सपर्ट्स एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ वहाँ पर जा सके और तुरंत अपना रिस्पॉन्स दे सके। दूसरा, हम एम्बिस सिस्टम का क्रियान्वित करने वाले हैं, जिसके तहत आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट जो हम लोग लेते हैं क्रिमिनल्स की, उसमें इंक और पेपर से हम लोग लेते थे, अब वो डिजिटल रेटिना, फिंगरप्रिंट्स, फेस, सब कुछ डिजिटली लिया जाएगा, और वो अगर किसी भी क्रिमिनल ने फिर से क्राइम किया तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसको उसके फिंगरप्रिंट या रेटिना के हिसाब से ढूंढ लिया जा सकेगा। ये एक प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं। इसके अलावा हम एक लैब बना चुके हैं, उसमें ऐसी सुविधा है कि वो साइबर क्राइम लैब है विमेन और चिल्ड्रन के लैंगिक शोषण को होने वाली अपराधों को रोकने के लिए। आजकल आपने देखा होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक बहुत बड़ा विषय है, बच्चों की अश्लील तस्वीरें लोग बेचते हैं, लोग खरीदते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप ऐसे लोगों को पकड़ लेगा, उनके आईपी एड्रेसेस हमें दे देगा कि यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, और इनको हम पकड़ सकते हैं। तो हमारा जो ऑपरेशन ब्लैक फेस हम ऑलरेडी चला रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत, उसको बहुत ज्यादा बल मिलेगा। म्हणजे कोणी दुसऱ्याने कंप्लेंट करण्याची गरज नाही, हम डायरेक्ट प्रोएक्टिव काम कर सकते हैं। तो प्रथमदर्शी ये तीन बहुत मुख्य प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा हम स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देते रहते हैं कि साइबर टेररिज्म, ड्रोन हल्ले, इन सब से कैसे बच सकें, वो भी एक हमारे लिए महत्व का विषय है। बरोबर। तुम्ही आत्ता या ज्या तीन तुमच्या महत्त्वाकांक्षी योजना सांगितल्यात सर, तर त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा। आणि तुम्ही जनतेला ह्या खूप चांगल्या चांगल्या अगदी छोट्या छोट्या टिप्स दिल्यात, ज्यातून सायबर गुन्हे खूप घडण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकेल आणि सुरक्षितपणे माणूस राहू शकेल आणि इंटरनेटचा वापर सुरक्षितपणे आपल्या आयुष्यात करू शकेल। मैं बस अंत में ये कहना चाहूँगा, कृपया ये इंटरव्यू को ध्यान से सुने सभी दर्शक। अगर आपने यहाँ पे दी गई सभी सावधानियों का पालन किया तो 99.9% आप साइबर धोखे से सुरक्षित रहेंगे। 0.1% फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई अप्रत्याशित बात हो सकती है, पर 99.9%चा सुरक्षा कवच जर तुम्हाला पाहिजे तो हे इंटरव्यू जरा ध्यान से देखिए और सभी सावधानियों का पालन कीजिए। सर, तुमच्या नावातच यशस्वी हा शब्द आहे, त्यामुळे तुम्ही सांगितलेले ह्या टिप्स ऐकल्या तर नक्कीच माणूस यशस्वी होईल। तुम्ही आज या कार्यक्रमात आलात आणि आम्हाला सायबर गुन्हे आणि सायबर विश्वाविषयी एकूण खूप चांगली माहिती दिलीत, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। पुढच्या भागात आपण भेटूया पुढच्या गुरुवारी जय महाराष्ट्रमध्ये। या भागात इथेच थांबूया। नमस्कार। नमस्कार। कोण गातो पोवाडे गतकाळाचे, कोण सांगे वर्तमान अभिमानाने, मग भाग्य हे उजळेल उद्या कोणाचे, मग भविष्य हे उज्ज्वल से कोणाचे। महाराष्ट्र हे नाव जयाचे, महाराष्ट्र नाव हे जयाचे, जय हो त्या महाराष्ट्राचे, जय हो या महाराष्ट्राचे। सामर्थ्य महाराष्ट्र लोकीचे, समर्थ लोक महाराष्ट्राचे। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।